Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, सुहाना सुहाना मौसम हो रखा है दिल्ली में, तो बिल्कुल तेज एकदम घमासान बारिश हो रखी है. I am assuming आप लोग के भी शहर में बारिश हो रही होगी. And yes, if you guys are enjoying this rainy season, so please do let us know in the comments below and we will describe further things that you would want to know. सो यस, आज की इस वीडियो में गाइज हम क्या करेंगे. आज 21 जुलाई हो गई है और कल जैसे कि 20 जुलाई थी, आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका था. तो गाइज काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड करा दो जल्दी से. सो यस, हियर वी हैव कम अप विद द एग्जाम एनालिसिस वीडियोस, जिसमें हम आपके लिए आज के इस वीडियो में 20 जुलाई का आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करेंगे. एंड यस, नॉट ओनली द क्वेश्चन के आंसर, उसके साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल फैक्ट्स जो उससे रिलेटेड होते हैं ना, वो भी बताएंगे. उससे क्या होगा गाइज, उससे अगर उन एडिशनल चीजों में से कोई क्वेश्चन आगे अगर पूछा जाएगा तो आपको उसका जवाब पता होगा. तो इसीलिए वो सब हम आपको बताते हैं. तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को मेरे साथ शुरू कर दो. और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कल, यानी कि 20 जुलाई के आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में. सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो आपसे पूछा गया था बिंबिसार की मृत्यु किसने करी थी. सो गाइस, जो बिंबिसार थे उनकी जो मृत्यु थी वो अजात शत्रु के द्वारा करी गई थी. सो अजात शत्रु इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हु इज रेफर्ड टू एज द नाइटिंगेल ऑफ बिहार. गाइस, दिस इज द सेकंड थर्ड टाइम दैट आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई ये वाला क्वेश्चन ना इन दिनों बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है. नाइटिंगेल ऑफ बिहार कौन कहलाती हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना. शारदा सिंह सिन्हा जो है, शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ बिहार. Okay, next question. Who is the writer of Abhi? I think it's Abhijanana Shakuntalam. So yes, Kalidas is the correct answer for this. नेक्स्ट इज हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. सो गाइस, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हम सब जानते हैं, जो चाणक्य हैं उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी में, पूरे जीवन काल में. क्यों? क्योंकि जो चाणक्य थे वो सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वो एक उनके एडवाइजर भी थे, चीफ एडवाइजर, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं या फिर विष्णु गुप्ता के नाम से भी जानते हैं. और वो एक एंशियंट इंडियन फिलोसोफर रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं एंड स्टेट्समैन रह चुके हैं, जो कि 4th सेंचुरी बीसीई के अराउंड जीवन यापन कर रहे थे. एंड जो चाणक्य हैं, जिनको अभी मैंने आपको बताया, कौटिल्य भी जिनको बोला जाता है, विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है. सो गाइस, जो कौटिल्य चाणक्य हैं जो ये बहुत ज्यादा जाने जाते थे अपने रोल के लिए एज अ चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. एंड यस, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर. सो ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना. Okay, next question. Who is the main leader of the Russian Revolution of 1917? So guys, 1917 का ये जो रशियन रेवोल्यूशन आया था, इसमें जो बोल्शेविक्स जो थे, जो कि एक लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी रह चुके थे. नो 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 नो. यस, जो रशियन रेवोल्यूशन था गाइज, उसमें अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जो लीडरशिप थी वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा गाइज अध्यक्षता निभाई गई थी. आई एम सो सॉरी फॉर गेटिंग कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट. सो जो ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 का हुआ था, उसमें व्लादिमीर लेनिन ने अध्यक्षता निभाई थी. सो ही वाज अ मेन लीडर. सो व्लादिमीर लेनिन इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. Who has been awarded the 59th ज्ञानपीठ Award for the year 2024? So guys, 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये हिंदी के एक पोएट हैं, बहुत ज्यादा एक एमिनेंट पोएट हैं, एक राइटर हैं, जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और उनको सेलेक्ट किया गया है इस प्रेस्टिजियस 59th ज्ञानपीठ अवार्ड साल 2024 के लिए. सो विनोद कुमार शुक्ला इज द करेक्ट आंसर गाइज. एंड जो ये विनोद कुमार शुक्ला है, ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिसको इस तरह का कोई ऑनर मिला है. एंड ही इज द 12th एमिनेंट हिंदी राइटर जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है. सो विनोद कुमार शुक्ला इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव टिहरी डैम. सो गाइस, टिहरी डैम से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टिहरी डैम है ये किस स्टेट में लोकेटेड है. सो टिहरी डैम इज बेसिकली लोकेटेड इन उत्तराखंड.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार? सो गाइस बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 से 40 कुल जिले हैं, सो 38 इज द करेक्ट आंसर. Okay, the Champaran Satyagraha that took place in 1917, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन था. वेयर वॉज, यहाँ पर वेयर आप ऐड कर लीजिए. वेयर वॉज दिस चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस दैट हैपेंड इन द ईयर 1917? सो गाइज ये जो है ये हमारे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चंपारण ही है, क्योंकि चंपारण गांव में किया गया, चंपारण जिले में किया गया, तो उसका नाम ही चंपारण सत्याग्रह पड़ गया. सो ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि ब्रिटिश रूलर जब इंडिया में थे उस समय में किया गया था. और ये जो है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का उसी में किया गया था अराउंड 1917 1918. और ये जो था इट वाज बेसिकली दिस सत्याग्रह जो था इट वाज अ मूवमेंट जो कि फार्मर्स ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट जो कि यूरोपियन प्लांटर्स करते थे हमारे फार्मर्स के खिलाफ. तो उस चीज के लिए ये सत्याग्रह लेकर आया गया था. और जो फार्मर्स थे हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था दैट दे डू ग्रो इंडिगो एंड ओपियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उनको बहुत कम पैसा मिलता था उनके हार्डवर्क के लिए. सो इस सब चीजों के लिए ये चंपारण मूवमेंट किया गया था. Okay, next is in which district of Bihar is the Matholi waterfall located? So guys, Matholi जो है ना ये आपका बिहार में ही है, एक जगह है जहां पर ये वाटरफॉल लोकेटेड है. So बिहार is the correct answer. Okay, which dance is similar to the magical dance of Kerala? So guys, Kerala का एक नृत्य है जो कि काफी ज्यादा रिलेट करता है कथकली से. और ये जो थयम एक डांस फॉर्म है, सो थयम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. गाइज अगर कथकली ऑप्शन में गिवन हो तो वो भी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. ओके, सो बात करें थयम की, जो ये एक रिचुअलिस्टिक डांस है जिसमें आपको डांस भी मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा और मिमिक्री भी थोड़ी सी देखने को मिलती है. मोस्टली इसको नॉर्दर्न केरला में परफॉर्म किया जाता है. एंड इट बेसिकली इंक्लूड्स इलेबोरेट कॉस्ट्यूम एंड फेस पेंटिंग ऑल्सो. और जो परफॉर्मर्स होते हैं वो डायटीज बनते हैं, डायटीज एसन देवी देवता बनते हैं उनकी परफॉर्मेंस के टाइम पे. और वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए, जितने भी देखने वाले जैसे कि स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके लिए. सो थयम. Okay, next is what is the full form of CRPF? So guys, CRPF का full form होता है Central Reserve Police Force. So Central Reserve Police Force is the correct answer. ये एक largest central armed police force है इंडिया की जो कि ऑपरेट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि CRPF कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो इट हैज टू बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और प्राइमरली जो ये होती है primarily is basically responsible for maintaining law and order and internal security. तो CRPF का मेन मोटा काम यही होता है कि ये देखना कि लॉ एंड ऑर्डर को लोग एक्चुअल में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, और इंटरनल सिक्योरिटी को देखना. Okay, who was made the brand ambassador of Coco in 2025? So guys, Coco के जो brand ambassador हैं, जो KKFI है, which is the Coco Federation of India, उसने officially appoint करा है Bollywood star superstar सलमान खान को. ठीक है, so सलमान खान is the correct answer as the brand ambassador for the inaugural Coco World Cup. ठीक है, जो कि आपके होंगे, actually हो चुके हैं, न्यू दिल्ली में हुए थे. which were कर लो इसको, ठीक है, which were held in New Delhi from 13th of January to 19th of January 2025. So that was about the brand ambassador. Now we talk about who's the co-brand ambassador. So co-brand ambassador जो हैं वो हैं टाइगर श्रॉफ. आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए. Okay, next is who is the current CAG. ठीक है, CAG is the controller and auditor general. ठीक है, so वो इंडिया का अभी कौन है? So it is K संजय मूर्ति, जिन्होंने अपना ये पद संभाला है 21 नवंबर 2024 से एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एंड उन्होंने ओथ ली है राष्ट्रपति भवन में, और उनको टास्क दिया गया है क्या? टू ओवरसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. So this is basically what is the job of a controller and auditor general of India. Okay, next is where was Mahakumbh 2025 organized? Guys, ये question तो मैं assume कर रही हूँ
भैया जिसे नहीं भी पता होगा ना उसको भी पता चल गया होगा कि महाकुंभ 2025 कहाँ पर हुआ था, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस चीज से रिलेटेड आई थी, इतनी न्यूज में रहा था ना, इतना हाइप क्रिएट हुआ था महाकुंभ के लिए। सो इसका तो आंसर अगर आप भी आप लोगों ने नहीं दिया होगा तो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग वर्स देन दैट। So yeah, coming back to the question, if we talk about महाकुंभ 2025, so guys ये जो है ये एक प्रयाग महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में। So प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया is the correct answer. ठीक है। So 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला, it was the most recent iteration of the कुंभ मेला। कुंभ मेला बेसिकली क्या होता है, एक हिंदू पिलग्रिमेज फेस्टिवल है जो कि मार्क करता है एक फुल ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन। ठीक है, जब जुपिटर का एक पूरा ऑर्बिटल रेवोल्यूशन हो जाता है ना सन के अराउंड, तो हम उसको बोलते हैं कुंभ का मेला। ठीक है। इट वॉज बेसिकली scheduled फ्रॉम 13th of January to 26th of February 2025, लेकिन फिर वो एक्सटेंड होते होते थोड़ा एक महीना और बढ़ गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, त्रिवेणी संगम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 horsepower इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। सो गाइज 1 horsepower जो होती है ना वो 746 वॉट्स के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 746 वॉट्स। और बहुत, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो मैकेनिकल हॉर्स पावर होती है वो होती है आपकी 745.7 वॉट्स। ठीक है, क्योंकि हॉर्स पावर है तो दो तरह की हॉर्स पावर होती है, एक मैकेनिकल होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है। दोनों ही चीजों की आप ध्यान में रखो, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो याद करने में क्या जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिकल हॉर्स पावर तो गाइस 745.7 वॉट हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर, सो वो आपका 746 वॉट्स हो जाएगा। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है। Okay, what is the full form of EVM? EVM का full form पूछा गया था। So guys, EVM is basically a machine, ठीक है, एक electronic voting machine है। So EVM stands for electronic voting machine। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम, जो वोट्स होते हैं ना, वाइल कास्टिंग वोट्स, तो हम उन वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए काम में यूज लेते हैं। ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं तो इस ईवीएम मशीन के द्वारा हम उन सभी वोट्स की काउंटिंग कर सकते हैं जितने वोट कास्ट किए गए। सो दैट इज जनरली यूज फॉर दैट पर्पस। एंड ये जो ईवीएम होता है ये प्राइमरली इंडियन स्टेट्स में यूज किया जाता है जनरल इलेक्शंस के टाइम पे, जिससे कि एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सके। ठीक है। Okay, next question. Where was NGT established? So guys, NGT, what is NGT first? Let me tell you. So NGT is basically the National Green Tribunal. So NGT जो है ये सबसे पहले जब आया था तो वो आया था आपका 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, so that's really long back story. So 18 अक्टूबर 2010 is the time जब इसको establish किया गया था under the National Green Tribunal Act 2010. So इस act के अंदर इसको लेकर आया गया था किस पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट एनवायरमेंटल जस्टिस। ठीक है, एक्सपेडाइट एज इन एक लेवल और ऊपर लेके जाना, उसको बूस्ट अप करना, तो एनवायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया हो सके उसके लिए इसको लेकर आया था। Okay, when did the green revolution begin in India? So guys, green revolution की history बहुत लंबी है when we talk about international, both like internationally भी, nationally भी, but when we are talking about India, so India में guys जो green revolution है ये हमारा 1968 में start हो गया था under the premiership of Congress leaders, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस के लीडर्स थे तो उन्होंने ही इसका भार संभाला था। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं और जो इंदिरा गांधी हैं उस समय, ये कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया की सत्ता संभाल रखी थी। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इट केम इन इंडिया इन द ईयर 1968। ठीक है, और जैसे ही ये हरित क्रांति आई तो इस हरित क्रांति के आने से क्या हुआ, उससे आपका जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था हमारे इंडिया में वो काफी ज्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ा। और स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में और जितने भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो जगह है वहां पर जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। और इस पीरियड के दौरान इंडिया ने अडॉप्ट करी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे उसे और ज्यादा बेनिफिट मिला। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था आई एम सो सॉरी, इस टेक्निक का यूज किया गया और जिसको हम बोलते हैं HYV सीड्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे ना, इनका भी यूजेज स्टार्ट कर दिया गया था ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे सच में एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंसी के टाइम पर और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिला था।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स भी यूज करे गए थे, इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा किया गया था, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी यूज किए गए थे। सो ये थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने आपको बताया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, दैट इन इंडिया। Okay, next up we have where was the first session of the Congress held? So if we talk about the very first session जो कि कांग्रेस का हुआ था, तो हुआ था वो बम्बई में, जिसको हम तब बॉम्बे बोलते थे, आज के समय में मुंबई बोलते हैं। तो जो सेशन था उसको जो चेयरमैनशिप करी गई थी वो करी थी वोमेश चंद्र बैनर्जी ने, जो कि एक बहुत फेमस बंगाली बैरिस्टर हैं, एंड वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे कांग्रेस के, ठीक है। और कुछ कुल 72 डेलीगेट्स भी अटेंड करे थे, आए थे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, हर तरफ से, इंडिया के हर तरफ से कुछ 72 डेलीगेट्स आए थे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो कि मुंबई में हुई थी। एंड ये जो मीटिंग है ये अपनी 1885 दिसंबर 1885 में मीटिंग करवाई गई थी। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके 20 जुलाई के बिहार कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। सो इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, क्योंकि आपको पता है चाहे आपको कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिले या नहीं मिले, पर आपको इस चैनल पर समय समय पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशन, प्रेपरेटरी वीडियोस, एग्जाम एनालिसिस सब कुछ मिलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक यू।